जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज को दोस्तों चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग आज से शुरू करेंगे भारत का भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों हम लोग पीवाईक्यू करेंगे आज से। और ये हमारा दोस्तों पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे दोस्तों कि 2 से 3 पार्ट में आपका पीवाईक्यू करा दे, क्योंकि इसमें भी दोस्तों आपका लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हम आपको जो बिहार पुलिस का करा रहे हैं दोस्तों, वो बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक दोस्तों 2010 से लेकर के साथ साथ जो बिहार दरोगा का है उसका भी क्वेश्चन इसमें क्या इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भारत का भूगोल का दोस्तों जीएस का निचोड़ हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम थ्योरिटिकल पार्ट को कवर किए हैं क्यों तरीके से दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो भी दोस्तों क्या है, तो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पर दोस्तों बात किए हैं और जो फैक्चुअल चीज़ें से उसको बताए हैं, तो वहाँ जाकर के देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना आज का क्लास। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक बात बता देंगे, टॉपिक से हम लोग हट के बात नहीं करेंगे। तो भारत का भौतिक भौगोलिक स्थिति मतलब भारत का जो सामान्य परिचय उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई के बारे में बात करेगा आपका, तो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा बता दिए थे कि हमारे भारत में 2 तरह की सीमा देखने के लिए मिलेगा आपको, एक तटीय सीमा मिलेगा दोस्तों, एक स्थलीय सीमा मिलेगा। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, तो स्थलीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं हमारे देश के साथ। तो दोस्तों ये 7 देश है, आपको बताए थे हम। एक कि बचपन में बीए याद रखिएगा, बचपन में बीए मतलब एक ट्रिक है आप कि जो स्थलीय सीमा से आपके जो देश बना रहे हैं, क्या अपना हमारे देश के साथ अपना सीमा फाजा कर रहे हैं, वो बचपन में बीए। तो यहाँ से आपको 7 देश निकल जाएंगे। बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, 9 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल हो गया, 9 से म्यांमार हो गया, ये भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पर बताए भी थे आपको कि सबसे लंबी सीमा बोलेगा दोस्तों भारत का बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी बोलेगा दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ है। तो चलिए हम आगे आते हैं। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन, जो ग्रीनविच टाइम जोन है दोस्तों, टाइम उससे हमारा समय कितना आगे या पीछे है। तो दोस्तों हम बता दिए थे आपको कि जो भारतीय मानक या आपका जो ग्रीनविच टाइम है, जीएमटी जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे हमारा जो भारत का मानक समय रेखा है दोस्तों, वो क्या है, 82.5 डिग्री है। क्या है, 82.5 डिग्री जो हमारा टाइम जोन मापते हैं हम लोग, जहाँ से क्या 82.5 डिग्री देशांतर से मापते हैं। अब पूर्वी देशांतर है दोस्तों। तो हम बताए थे कि जो ग्रीनविच के पूर्व जाइएगा तो समय बढ़ेगा, ग्रीनविच के पश्चिम जाइएगा मतलब पीछे जाइएगा दोस्तों, क्या होगा, आपका समय दोस्तों घटेगा। तो मान लीजिए ग्रीनविच पर आपका 12 बज रहा है, तो 82.5 डिग्री का है। तो 82.5 डिग्री के बारे में बता दिए थे कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है कितना, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का होता है 5.5 घंटा दोस्तों। अगर उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा। तो हमारा जो टाइम है 5.5 घंटा दोस्तों क्या है, ग्रीनविच से आगे। ये भी पॉइंट याद रखिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं, बाकी आपको अक्षांशीय देशांतरी भी सर अपना भारत के बारे में बता चुके हैं हम लोग। कहाँ से प्रवेश करता है वो नैनी के बारे में बता दिए थे, और 5 राज्यों से गुजरता है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। ये दोस्तों इसे प्रश्न रटने से नहीं होता है, ये सब आपको प्रश्न समझना तो होता है। अगर आप बोले थे आपको कि बिहार का मैप और अपना जो इंडियन का पॉलिटिकल मैप हो या आपका पास फिजिकल मैप हो, किसी तरह का मैप हो, ऐसे आप स्टार्टिंग में तो पॉलिटिकल मैप ही देखिएगा, और वहाँ पर जो भी राज्य है उनकी स्थिति परिस्थिति को देखिए, कौन उसके पड़ोसी राज्य है, कौन पड़ोसी देश के साथ किसके साथ सीमा फाजा करे वो देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया आपसे क्या कि तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा फाजा कर रहा है। तो कौन है, तो देखिएगा आपका ये सिक्किम जो है दोस्तों, सिक्किम आपका तिब्बत से भी, नेपाल भूटान से भी, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है दोस्तों, वो क्या करता है, सिक्किम से दोस्तों टच करता है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं आगे हम लोग, बाकी सिक्किम के बारे में बता दें, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय राज्य में क्या होता है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों दिया गया था। अब यही अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन है दोस्तों, कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन मिलता है। तो दोस्तों ये हम अभी बता दें, 2023 में दोस्तों जो आंकड़ा आया है आपका, वन रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से आपका 25% 25.17% दोस्तों है, याद रखिएगा। ये आपका 2016 में पूछा गया था, 2016 के हिसाब से दीजिएगा, लेकिन हमारा भी क्या वर्तमान में 25.17 है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर, तो भारत में दोस्तों आपका वन भूमि। तो यहाँ पर आपका जो है ये भी दिया है, तो आपका 2000 ये जो दिया है 24.62 दोस्तों, ये आपका 2021 वाला आंकड़ा है, लेकिन अभी 2023 वाला आंकड़ा दोस्तों आ गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, उसको भी देख सकते हैं आप। भारत के सुदूर पूर्व मतलब कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, जिसको हम पूर्वी भारत बोलते हैं। तो सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा
बनाता है वो कौन है दोस्तों? म्यांमार। हमारे भारत के पूर्व में कौन है दोस्तों? म्यांमार। म्यांमार और भारत की जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? तो अराकोइमा, मतलब अराकोइमा जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों उससे हमारे भारत अलग होता है। बाकी कौन कौन सीमा साझा करता है दोस्तों, कौन कौन से राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा देश है जो भारत की सीमा साझा नहीं करता है? चीन करता है, बर्मा मतलब म्यांमार करता है, भूटान करता है, ताइवान दोस्तों नहीं करता। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ताइवान हो जाएगा। आगे आते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो बता दिए थे इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है आपका? ग्रेट निकोबार में दोस्तों। ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है, ये भी ध्यान देना है। 6 डिग्री 4 मिनट पर दोस्तों क्या है इसका? तो आपका उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। इंदिरा कोल क्या है? तो आपका सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा दोस्तों तो इंदिरा कोल जो लद्दाख में है। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है? बता दिए बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। जैसा आपको बताया था बचपन में उसी से क्रम से दोस्तों, बचपन बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा, उससे ज़्यादा किसके कम किससे है? तो चीन है दोस्तों। उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर नेपाल, मतलब कि आपका क्या है? मतलब कि घटते क्रम में है। तो जो आपको हम लिख के दिए बचपन में भी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बता दिए कौन? इंदिरा कोल, जो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर, मतलब कि मानक जहाँ से हम लोग समय, भारत का समय मतलब टाइम जोन दोस्तों क्या होता है? काउंट होता है। तो कौन है दोस्तों? 82.5 डिग्री बताएं पूर्वी देशांतर दोस्तों क्या आपका? ये भारत का याम्योत्तर है, भी ध्यान देना है आपको। जो भारत के कहाँ मतलब भारत में प्रवेश करता है दोस्तों, कहाँ से? ये मिर्जापुर से दोस्तों एंट्री मारता है और 5 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। 3 प्रदेश बताए थे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि मतलब कि जो आप भारत का नक्शा देखते हैं आप, ये भारत का मान लीजिए क्या है? भारत का आपका ये नक्शा है। यहाँ से जो गुजर रहा है दोस्तों, यहाँ से जो गुजर रहा है मतलब ना तो इधर से जाना है नहीं तो इधर से जाना है, तो बीचों बीच या मतलब भारत का जो मुख्य एरिया है दोस्तों वहाँ से गुजरना है, वो इसमें से कौन सा अक्षांश है? तो आपको पता है कि भारत से कौन सा अक्षांश गुजरता है दोस्तों, या पहले पता कीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि से कहाँ से कहाँ तक। तो मुख्य भूमि के बारे में बता दिए थे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों, ये बीच में क्या है आपका? ये अक्षांश है। किसका है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो अब इसके बीच में जो भी अक्षांश आएगा दोस्तों वो आपका आंसर होगा। तो देखिए 8 से 37 के बीच में कौन कौन आ रहा है? तो ये तो होगा नहीं, ये यही आ रहा है। देखिए पहला क्या आपका 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सब दोस्तों ज़्यादा हो। देखिए 37 डिग्री 73 मिनट हो जा रहा है, ये 39 डिग्री 3 मिनट हो जा रहा है दोस्तों। तो ये आपका नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? ये आपका ये होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे। भारत से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल है। कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, वो हम हो गया हमारा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो हम आपको नक्शा में बता चुके थे जब आपको हम थ्योरी पार्ट इसका पढ़ा रहे थे दोस्तों। भारत का देशांतरीय विस्तार हम बताया था भारत के बारे में, तो एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपके दिमाग से कहीं निकल गया। ये मान लीजिए क्या ग्लोब है, ये आपका जो लेटा हुआ रहता है वो क्या है? आपका देशांतर अक्षांश है दोस्तों। अक्षांश रेखा ये क्या है? देशांतर रेखा। बातें बताया था कि भारत ये आपका यहाँ है। भारत क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मतलब कि अगर अक्षांश देखा जाए, अक्षांश रेखा से दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर देखिए तो क्या है? पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों, इसीलिए उसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों। तो यहाँ देशांतरीय विस्तार मतलब कि दोस्तों जो देशांतर रेखा इस तरह से जो होता है ग्लोब पर इस तरह से जो रेखा की जाती है तो क्या देशांतर है दोस्तों, जो खड़ी रेखा है। तो कहाँ से कहाँ तक है हमारा? तो दोस्तों ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब गुजरात से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है दोस्तों आपका ग्वार मोता से लेकर के किबिथु दोस्तों, ये है क्या? भारत का देशांतरीय विस्तार। हम लोग इससे बात कर चुके हैं। अब आते हैं भारत का प्राकृतिक जो विभाजन है दोस्तों, इसमें पर्वत, मैदान, द्वीप, दर्रे, मरुस्थल, झील, हिमनद, जलप्रपात के बारे में दोस्तों देखेंगे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। आपको बताया था कि हिमालय को दोस्तों हम लोग 2 भाग से बांटते हैं, 2 भाग बांट के पढ़ते हैं। एक है उत्तर से दक्षिण, एक हम लोग जो बताया था आपको कि इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। एक बताए थे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, नदी के आधार पर दोस्तों इस तरह से बोले थे आपको। मान लीजिए कि आपका हिमालय है, इसको बांट रही है। सिंधु हो गया आपका, मान लीजिए सिंधु नदी यहाँ पर है, ये सतलज हो गया, ये काली हो गया, तीस्ता हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। तो बताया था सिंधु और सतलज के बीच कौन जो हिमालय होता है उसे क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। वहीं बताएंगे कि काली, ये सतलज और जो काली के बीच है दोस्तों इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं।
और आपका जो काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है आपका हिमालय का भाग, उसको बोलते हैं हम लोग असम हिमालय दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। कहीं कहीं कश्मीर हिमालय भी दिया रहता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो उत्तरी पर्वतमाला का नाम दोस्तों हिमाद्री है। क्या है, हिमाद्री, याद रखिएगा। हिमाद्री मतलब कि जो आपका ट्रांस हिमालय के बाद जो आता है आपका, जिसको हम लोग बृहद हिमालय बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री दोस्तों बोलते हैं। क्योंकि जो जो हिमालय का जो आपका ट्रांस हिमालय दोस्तों वो क्या है, तो हिमालय के बाहरी भाग पे दोस्तों, तो उसको वो सबसे प्राचीन है, लेकिन उसको हिमालय का भाग कहीं कहीं दोस्तों माना भी जाता है, नहीं माना जाता है। तो अगर उत्तरी बोलेगा दोस्तों तो आप हिमाद्री को टिक कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। पाद बिंदु बोलेगा हिमालय का तो शिवालिक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये दोस्तों आपका बुल्लर झील है। कहाँ बुल्लर झील है दोस्तों आपका, ये तो ये जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा। बाकी भीमताल, लोकटक, नैनीताल, ये दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ झील, भीमताल बोलेगा आपका, लोकटक बोलेगा, ये सब कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में। आगे आते हैं कि निम्न श्रेणी में कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट के बारे में बता दिए थे, 2 घाट बताए थे जब आपको भौगोलिक स्वरूप भारत का पढ़ा रहे थे। तो ये मान लीजिए कि आपका भारत है, ये वाला एरिया, तट वाला एरिया बता रहे थे, ये आपका पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट मतलब पर्वतीय एरिया है, और ये पूर्वी घाट है दोस्तों। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में कौन सी पर्वत के बारे में बता दिए थे आपको, अगर क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो आपका ये पश्चिमी घाट में दोस्तों ये अन्नामुडी है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भाग सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। पालिनी की पढ़ाई आपका, पालिनी की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये तमिलनाडु में कार्डामम जो है, इलायची की पहाड़ी इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी आपका पश्चिमी घाट का भाग है। ये कामेट दोस्तों हिमालय में आता है, कहाँ आता है, हिमालय के क्षेत्र में दोस्तों आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है वो, कामेट आपको आ जाएगा उत्तराखंड में। अब आते हैं आगे, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा, कहीं कहीं देवसा भी लिखा रहेगा, ये देवसा पास मतलब देवसा दर्रा स्थित है दोस्तों। देवसा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है आपका, हिमाचल, रोहतांग हो गया, सिपकिला हो गया दोस्तों, इसमें कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला हो गया, ये सब याद रखिएगा। या आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया बोमडीला, यांगयाप। उत्तराखंड में हो गया नीति, लेपुलेख, माना दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे हैं, ये भी ध्यान रखना है। कांवड़ ताल झील के बारे में आप सुने होंगे। कांवड़ ताल झील कहाँ है, तो बेगूसराय के बिहार में है, मतलब कि जो बिहार का बेगूसराय जिला है वहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिलता है। ये दोस्तों हमारे भारत का क्या था, पहला जो दोस्तों रामसर साइट में शामिल होने वाला क्या है दोस्तों, ये आपका झील है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक अभयारण्य भी है, ये भी ध्यान आपको रखना है। ये बेगूसराय में है, बिहार में, याद रखिएगा। आगे है, पढ़ते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर, तो हुंड्रू जलप्रपात तो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ये भी याद रखना है आपको। आगे आते हैं, आगे दोस्तों हमारा कि दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है। दंडकारण्य पठार बोलेगा दोस्तों, तो दंडकारण्य पठार आपको एक राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि ये आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब कुछ इलाके हैं, वहाँ पर आपको दंडकारण्य पठार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका भाग दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलता है। पठार का जब पढ़ा रहे तो वहाँ पर कुछ पठार के नाम बताए थे आपका, जैसे छोटानागपुर का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, दंडकारण्य पठार हो गया। तो दंडकारण्य पठार बोलेगा दोस्तों, तो इसका ज़्यादा भाग कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। यही ऑप्शन देता है कि 1, 2, 3 इस तरह से, तब दोस्तों हमारा आंसर कुछ और हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी, हम बताए थे आपको जब पढ़ा रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, तो वहाँ द्वीप समूह के बारे में बता रहे थे, अंडमान निकोबार में बता रहे थे कि भारत में दोस्तों 2 ही ऐसे ज्वालामुखी हैं, दोनों को दोनों कहाँ मिलते हैं आपको, तो अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिलते हैं। कौन है, तो नारकोंडम और बैरन। जो नारकोंडम आपका ज्वालामुखी है, ये क्या है दोस्तों, शांत ज्वालामुखी है। और ये जो आपका बैरन है दोस्तों, क्या है आपका, शांत ज्वालामुखी नहीं है, ये क्या है, इसमें दोस्तों हमेशा आपका उद्भाव मतलब कि उद्गार दोस्तों होते रहता है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी इसको आप बोल सकते हैं, किसको, बैरन को दोस्तों। आगे आते हैं, कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों केटू जो काराकोरम श्रेणी के दोस्तों, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे भारत में पूर्णता नहीं है, लेकिन भारत के कुछ हिस्से में है दोस्तों, लेकिन पूर्णता बोले पूर्णता भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा दोस्तों हो जाएगा, जो हमारा सिक्किम में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि कौन सी झील कृत्रिम है, इसमें से कौन सी झील दोस्तों कृत्रिम है, तो जयसमंद झील है, जो आपका राजस्थान में दोस्तों क्या है, कृत्रिम है, मतलब कि मानव निर्मित द्वारा जो बनाया गया है। बाकी जो देख रहे हैं आप, डल झील, चिल्का झील, नौकुचिया ताल दोस्तों, ये सब क्या है आपका, कृत्रिम नहीं है। चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे आपकी खारे पानी की झील, याद रखिएगा। कौन, तो चिल्का। एक गोविंद सागर झील है दोस्तों, वो भी क्या है आपका, कृत्रिम झील है, इसका भी नाम याद रखिएगा। जिस तरह से जयसमंद आपका है, तो ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली बोलेगा तो आपका कौन हो जाएगा, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रखिएगा।
आगे आते हैं, कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, इसमें से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो दोस्तों ये आपका अरावली है, सबसे क्या दोस्तों पुराना है। इसको हम लोग दोस्तों अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी जानते हैं। बाकी आप देख रहे हैं हिमालय, तो ये नवीन क्या है, नवीन वलित पर्वत है, मतलब वलित पर्वत है आपका। शिवालिक भी दोस्तों हिमालय का भाग है, तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, वलित पर्वत होगा। और बिंद भी दोस्तों क्या है, इससे प्राचीन नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं हम लोग, अरावली याद रखिएगा, जो कहाँ है, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का जो एरिया देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलता है अरावली। लेकिन सबसे ज़्यादा भाग कहाँ है आपका इसका, राजस्थान में, इसलिए हम उसको राजस्थान में टिक करेंगे। और इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं हम लोग, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में ये अरावली है, क्योंकि बता दिया राजस्थान में। जब आप नक्शा देखते हैं मैप में, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पर क्या आपका राजस्थान वाला एरिया है, क्या है हमारा राजस्थान है। और इसी तरह से क्या है, राजस्थान का जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है दोस्तों, उसके समानांतर दोस्तों क्या है, ये आपका पर्वतमाला है, कौन, अरावली, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बेमेल को चुने, मतलब कौन सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो गोरीचैन शिखर है अरुणाचल प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों आपका केरल में नहीं बल्कि कहाँ ये, तो ये नीलगिरी पहाड़ी आपका तमिलनाडु में, कहाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु में। तुम्हारा यही क्या है, बेमेल है दोस्तों। बाकी नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, खारदुंगला दर्रा आपको लद्दाख में बताए थे आपको हम। बाकी आपका सब मिला हुआ है। आगे हम लोग आते हैं कि कौन सी चोटी भारत में है, इसमें से कौन सी चोटी आपको भारत में बताना है। तो अभी हम लोग बात किए थे कौन, ये कामेट, कामेट कहाँ है, उत्तराखंड में। बाकी अन्नपूर्णा, मकालू, नामचा बड़वा दोस्तों ये सब क्या है, तो नामचा बड़वा चल जाता है आपका म्यांमार का जो इलाका है वहाँ चल जाता है। मकालू और अन्नपूर्णा ये नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपका जो दक्षिण नामचा बड़वा जो दक्षिण पूर्वी तिब्बत है, और कुछ जो म्यांमार का जो इलाका है वहाँ पर आपको देखने के लिए ये मिलता है, कौन आपका, नामचा बड़वा। ऐसे राज्य में दे देगा तो अरुणाचल प्रदेश हम टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं टिक करेंगे। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की, तो अन्नायमुडी, जो बता दिया था अन्नामालय पहाड़ी पर दोस्तों, ये दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे क्या है, ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं हम लोग, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा इधर ही क्वेश्चन हमारा है, इधर तो हो गया 206 के बाद, अच्छा 207 कट गया है, नहीं आ गया। फिर पूछ रहा आपसे कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी दोस्तों हमारे बिहार में, ये कहाँ है, हमारे बिहार में, बोधगया देखें वहीं पर दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार के गया जिले में, बोधगया से दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व फल्गु नदी का नाम सुने होंगे, जहाँ पर गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पहाड़ी बौद्ध आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मान्यता की डुंगेश्वरी पहाड़ी बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति के हेतु तब किया था, मतलब इसी पहाड़ी पर दोस्तों क्या किया था, वो उन्होंने तब किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में दोस्तों अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग हो गया आपका, सरिनसर हो गया, नागिन झील हो गया, सब दोस्तों कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, तो जम्मू कश्मीर में देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे आते हैं कि जास्कर हिमालय निम्न से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुछ हम बताए थे पर्वत श्रेणी के बारे में, आपको एक ट्रिक बताए थे याद रखने की, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जैसे क्या होगा जास्कर। तो जास्कर कहाँ दोस्तों, तो आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही दोस्तों आता है, ये भी ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं, कभी कभी दे देगा उत्तर से दक्षिण फजाने के लिए, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के लिए दोस्तों, तो क्रम याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है, तो दूध सागर जलप्रपात दोस्तों गोवा पर है, याद रखिएगा। मांडवी नदी है यहाँ पर, गोवा जो है आप मांडवी नदी किनारे हैं, तो मांडवी नदी पर दोस्तों दूध सागर जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आगे आते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है दोस्तों अवस्थित पश्चिमी घाट को हम लोग सहाद्री के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सहाद्री के नाम से। जैसे बताए थे कि पश्चिमी घाट है उसको हम लोग बांटते हैं अलग अलग भाग में, काठियावाड़ तट हो गया आपका, मालाबार तट हो गया, कोंकण तट हो गया। तो सिर्फ अगर बोल देगा कि सिर्फ पश्चिमी घाट को अन्य नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सहाद्री बोलेंगे। ये भी याद रखिएगा कि इससे बार बार प्रश्न इससे आपके बिहार पुलिस में देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, यहाँ पर सुमिलित कौन नहीं है, कुछ दर्रा का नाम दिया है, आपको बताना है कौन नहीं है। तो नथुला आपका बता दिए सिक्किम में, नाथुला जेलेपला। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला भी दोस्तों कहाँ है आपका, ये जम्मू कश्मीर में, बल्कि क्या है हिमाचल प्रदेश में। अब बोमडीला आपका ये ठीक है, तो यहाँ कौन गलत है दोस्तों, तो आपका ये दोस्तों ये सुमिलित नहीं है, बल्कि सिपकिला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अभी बताए थे डेप्सा के बारे में, और रोहतांग हो गया, सिपकिला, ये सब क्या है हिमाचल प्रदेश से कुछ दर्रे के नाम है। जेलेपला बताया भी कहाँ है, तो सिक्किम में। जेलेपला कहाँ दर्रा, सिक्किम में। वहीं देखिए आपका बोमडीला, यांगयाप, दीफू, तीजू, नीति, माना, लेपू लेक दोस्तों सब क्या है उत्तराखंड में। ये सब ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब आप रिवीजन कीजिएगा तब।
सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी में, जो ट्रांस हिमालय में दोस्तों ये क्या है? सियाचिन एक हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा दोस्तों क्या है? हिमनद कौन है आपका? सियाचिन हिमनद है। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये लद्दाख में दोस्तों इसको हम गिनेंगे, मतलब कि बताएंगे, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्या हो गया दोस्तों? अलग अलग हो गए हैं, यूटी बन गए हैं दोस्तों। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में? तो ब्लू माउंटेन देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? मिजोरम। ब्लू माउंटेन दोस्तों कहाँ है? तो ये मिजोरम में दोस्तों, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर आपको ब्लू माउंटेन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? कौन नेपाल में नहीं है? तो अरावली आपका नेपाल में नहीं है। अरावली कहाँ है आपका? तो अरावली आपका राजस्थान वाला इलाका, पश्चिमोत्तर भारत देख रहे हैं वो। बाकी ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय बोलते हैं, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला तो आपको नेपाल में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अरावली श्रृंखला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग गारो खासी जयंतिया के बारे में। गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, पहाड़ी भी है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको? तो ये देखने के लिए आपको मिलेगा मेघालय। कहाँ? मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतिया है। ये आपको क्रम से ही अगर दे देगा आपको पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब आ जाइए। तो अगर आप पूरब से पश्चिम जाइएगा तो पूरब से पश्चिम मतलब इधर से आइएगा, जयंतिया, खासी और गारो। जो खासी है दोस्तों क्या है? बीच में है, याद रखिएगा। अगर पश्चिम से पूरब आइएगा तो गारो खासी जयंतिया दोस्तों। यही जो पहाड़ी से की आकृति के होने के कारण दोस्तों क्या होता है? मानसून हवाएं से फंस करके दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बारिश करवाती है। इसीलिए दोस्तों आपका जो मानसीराम जगह है मेघालय में, सबसे ज़्यादा बारिश दोस्तों विश्व में होता है सबसे यहीं पर, याद रखना आपको। आगे आते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में बता दिया। कौन है? अरावली दोस्तों, जो राजस्थान में है, याद रखना है आपको। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है। आगे हम लोग आते हैं, लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो प्रवाल भित्ति से। कोरल द्वीप जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये प्रवाल भित्ति मतलब सीप का जो कवर होता है दोस्तों, उससे ये बना हुआ है। ये हम बताए थे आपको जब हम पढ़ा रहे थे इसका थ्योरी पार्ट। तो आगे आते हैं, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम? देखिए आपसे पूछ दिया कि पश्चिमी घाट जहाँ बोलते हैं अन्य नाम, आपको सह्याद्री बोलना है। क्या बोलना है? सह्याद्री पश्चिमी घाट का अन्य नाम है दोस्तों, ये भी याद रखना है। कश्मीर घाटी निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में? कश्मीर घाटी अगर आएगा तो कश्मीर काराकोरम में नहीं आएगा दोस्तों, आपका काराकोरम में नहीं आएगा, बल्कि जो बृहद हिमालय पीर पंजाल जो देख रहे हैं वहाँ पर आपको कश्मीर देखने के लिए। काराकोरम में आपका लद्दाख वाला आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। कश्मीर घाटी कहाँ है आपका? ये यूटी है। 2019 में दोस्तों, पहले 2019 से पहले राज्य था, लेकिन क्या किया गया? इसको दोस्तों राज्य का दर्जा खत्म करके, अनुच्छेद 370 को खत्म करके यूटी में बदल दिया गया। 2 यूटी, एक लद्दाख बन गया, एक आपका बन गया क्या? एक बन गया कश्मीर दोस्तों। तो कश्मीर घाटी जो आपका पीर पंजाल और बृहद हिमालय दोस्तों, इसके बीच में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। झेलम नदी दोस्तों इसी घाटी का मुख्य नदी है। झेलम नदी के बारे में बता दिए। तो पंच नदी में के बारे में कहानी सुना था तब। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी? जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील देखना है आपको, तो सोमोरीरी है। जो बाकी जो डल झील देख रहे हैं, बुल्लर झील देख रहे हैं, ये सब दोस्तों मीठे पानी की झील है। क्या ये जो आपका सोमोरीरी है दोस्तों, ये क्या है आपका? ये खारे पानी की झील है। ये भी ध्यान रखना है आपको। जम्मू कश्मीर में जितना नाग से नागिन से शुरू होता है सब जम्मू कश्मीर में झील है आपका, याद रखिएगा। कौन सी झील क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण बनी है? क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण बोलेगा तो लोनार, जो आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्रश्न में दोस्तों हमेशा देखने के लिए मिलेगा। मतलब बुक में भी कहीं कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, देखने के लिए मिलता है लोनार झील, लेकिन कैसे निर्माण हुआ वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। लुफेंट को अच्छे से पढ़िएगा तब वहाँ पर थोड़ा देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो वहाँ भी दोस्तों नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रखिएगा क्षुद्रग्रह की टक्कर से, मतलब उल्का पिंड बोलिए, उल्का पिंड से इस तरह से प्रश्न पूछ जाए कि उल्का पिंड के टक्कर से किस झील का निर्माण हुआ? तो लोनार झील दोस्तों निर्माण हुआ, ये याद रखिए, जो महाराष्ट्र में है। आगे आते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं, इसी को पाद हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा। बोलेगा कि इस हिमालय को पाद हिमालय कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका शिवालिक, जो बिहार का हमारा जो उत्तरी हिस्सा है, पश्चिमी चंपारण का, जो नेपाल पर टच कर रहा है दोस्तों, वो पाद हिमालय जो है शिवालिक दोस्तों, शिवालिक थोड़ा सा इसमें टच होता है, याद रखिएगा। सबसे उत्तरी हो गया आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हमें बता दिए थे उसको कि उत्तर से दक्षिण कैसे, ऊपर में ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हिमालय का विभाजन है उत्तर से दक्षिण, बाकी नदी के आधार पर हम बता दिए थे आपको पूर्व से पश्चिम। कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अरब सागर में कौन इसमें है? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार हुआ कहाँ? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, ये ध्यान रखना है। 2 द्वीप के बारे में पढ़ाए थे आपको, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब आते हैं हम लोग, बाकी जो है आपका ये ग्रीनलैंड दोस्तों अटलांटिक महासागर, और न्यू गिनी है तो प्रशांत महासागर। न्यू गिनी तट के बारे में सुने होंगे। अब यहाँ पर मिलाना है, सांभर झील कहाँ है, लोनार कहाँ है, पुडिकट कहाँ है, और नौकुचिया कहाँ है? नौकुचिया, तो सांभर बोलेगा तो सांभर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। लोनार बताएं कहाँ है? महाराष्ट्र में।
पुलिकट आपका है तमिलनाडु में और नौकुचिया ताल झील है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा। 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री और डंकन पास के बारे में बताए थे। तो 9 डिग्री चलना दोस्तों क्या कर रहा है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में है। तो हम बताए थे क्या 9 डिग्री, पहले बताए थे 8 डिग्री के बारे में। तो 8 डिग्री किसको अलग करता है, तो आपका मालदीव को, जो आपका लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी वाला द्वीप है जिसको मिनी क्वाई बोलते हैं, उसको अलग करता है। फिर 9 डिग्री क्या करता है, तो मिनी क्वाई को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को, इससे अंडमान को निकोबार से अलग करता है, मतलब कि जो लिटिल अंडमान है उसको ग्रेट निकोबार से दोस्तों अलग करता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन पास बता दिए थे आपको, जो आपका दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान उसको अलग करता है आपका डंकन पास। तो ये चारों याद रखिएगा, हमेशा आपसे प्रश्न में पूछता है। देखिए यहाँ पर आपको दे दी भी दिया है, तो इसको भी जरूर पढ़िएगा। हम बता नहीं रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उसको हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। बाकी जब रिवीजन कीजिएगा तो उसको देखिएगा जरूर। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति दोस्तों वही है टर्सरी युग में हुई है। हिमालय पर्वत क्या है, तो नवीन वलित पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों, 10 लाख वर्ष तक का काल दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग टर्सरी युग कहते हैं। इसको 5 भागों में बांटा जाता है, पैलिगोसिन युग, इयोसिन युग, ओलिगोसिन युग, आपका मायोसिन युग और प्लायोसिन युग दोस्तों। इसको जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कौन सा युग कौन है। बाकी बता दिए हिमालय पर्वत क्या है, तो मोड़दार वलित पर्वत है, मोड़दार बोले या वलित पर्वत बोले, तो याद रखिएगा इसको। आगे आते हैं, मिलाना है वही झील दिया है आपको। तो बुल्लर झील कहाँ है, तो बुल्लर झील आपका जम्मू कश्मीर, लोनार हो गया महाराष्ट्र, पुलिकट हो गया कहाँ आपका तमिलनाडु में, लोकटक हो गया दोस्तों मणिपुर। ये लोकटक लिखा है, याद रखिएगा, मणिपुर में। इसी में आपका एक तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको केवला नाम जाओ बोलते हैं, याद रखना ये भी। आगे दिया आपको क्या करना है इसको, कि हिमालय पर्वत का कुछ यहाँ पर दिया है, पर्वत मतलब दर्रा दिया है, तो उसको दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों को सही अनुक्रम बताना है। तो कौन कौन सा है, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन भी देख रहे हैं, शार्डिंग, फिर उसके बाद सिपकी और मूलिंग दोस्तों, ये क्या है, तो ये आपका किधर से है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम जब जाते हैं तो इस क्रम में हमें मिलता है। तो शार्डिंग दर्रा देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका लद्दाख में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, वही जो सिपकी लिखा है उसी को सिपकिला बोलते हैं। मूलिंग दोस्तों आपका उत्तराखंड में। तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण, जब नक्शा में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए पर्वतमाला दे दिया आपको, क्या दिया है, पर्वत श्रेणी दिया है दोस्तों, इसको भी क्या करना है, हमें सजाना है। किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाइएगा तो आप सबसे पहले उत्तर में मिलेगा आपको सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी दोस्तों। तो इस तरह से क्या है, इसका उत्तर दक्षिण का इसका दोस्तों विस्तार है। लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप की संख्या कितने हैं, तो प्रवाल द्वीप की संख्या दोस्तों आपका कितना है, 12 है। कुल दोस्तों 36 है, कुल 36 है, कुल कितना है, 36 है, जिसमें से 12 जो है दोस्तों प्रवाल है। प्रवाल द्वीप मतलब कि प्रवाल द्वीप से दोस्तों बना हुआ द्वीप है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आते हैं आगे हम लोग, आगे हमारा है कि निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है। तो अरब सागर में कौन नहीं है, तो अरब सागर में दोस्तों आपका ये जो एलिफेंटा द्वीप देख रहे हैं, एलिफेंटा द्वीप तो महाराष्ट्र वाला इलाका में है, नहीं, ये हरिकोटा जो देख रहे हैं, हरिकोटा आपका ये बंगाली खाड़ी में, हरिकोटा हो गया। और ये ट्रिंकेट देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है आपका, ये बंगाली खाड़ी में। बाकी ये भटकल हो गया, और एलिफेंटा दोस्तों ये आपका गुजरात वाला और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है दोस्तों, वहाँ जो अरब सागर वाला है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर 1 और 4 जो देख रहे हैं, मतलब ए और डी, वो आपका आंसर होगा, मतलब 1 और 4 आपका आंसर दोस्तों होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि सिक्किम एवं चीन के मध्य, किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिक्किम है और चीन किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो नाथुला दर्रा देख रहे हैं आप सिक्किम दोस्तों, इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। बाकी मैकमोहन जो मार्ग है दोस्तों, ये मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में क्या है दोस्तों, सीमा रेखा है। बोलन दर्रा देखना है तो आपको जाना पड़ेगा इधर, जो पश्चिमोत्तर भारत है, पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। हो चिन मिनी मार्ग आपको वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में देखने के लिए मिलेगा। आगे आते हैं, अरावली पर्वत पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में, तो बता दिए थे कहाँ है, तो राजस्थान में दोस्तों। ऐसे सिर्फ राजस्थान में नहीं है, आपका दिल्ली हो गया, आपका ये हरियाणा हो गया, ये सभी इलाका में इसका विस्तार है, लेकिन ज़्यादातर विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। इसी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है आपका, गुरु शिखर है, और ये सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों, पर्वत श्रेणी है कौन, अरावली, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, कौन है, भारतीय हिमालय की सबसे चोटी दोस्तों, तो गॉडविन ऑस्ट्री, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में आपको देखने के लिए मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, नाथुला पास कहाँ है, तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में। चलते हैं आगे हम लोग, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों जोग है, कौन है, जोग, जिसको गढ़सोप्पा बोलते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी दोस्तों बोलते हैं, जो कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। शरावती नदी पर, किस पर है दोस्तों, शरावती नदी पर है।
इसी का नाम बदल कर महात्मा गांधी जलप्रपात दोस्तों कर दिया गया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं कि कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। आपको सबसे बताना है कि सबसे उत्तर में कौन है। तो अजंता पहाड़ी आपका महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा, नीलगिरी आपको आइएगा तो साउथ में देखने के लिए मिलेगा, और महेंद्रगिरी दोस्तों आपको आना पड़ेगा, ये पूर्व वाला जो पूर्वी घाट है वहाँ पर आने मिलेगा। दोस्तों उत्तर में सबसे कहाँ है, तो अरावली पर्वत दोस्तों जो राजस्थान में है, कहाँ है आपका, राजस्थान में है। ये आप मैप देखिएगा तो मैप में याद रहेगा, रटने पर दोस्तों नहीं होगा। मैप में पर्वत पहाड़ी का देखिएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो पर्वत पहाड़ है, ये पास का हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, सबका मैप में जो बना हुआ आकृति होगा वो हम आपको भेज देंगे, ताकि उसको एक आप देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में दोस्तों बैठा रहे। नाथुला पास के बारे में बता दिए, कहाँ है, तो सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ है, सिक्किम। नाथुला में आप सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला और जेलेपला दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा। आगे आते हैं अपवाह तंत्र, हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, मतलब कि नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, तो देहांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, देहांग बोलते हैं। सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। जमुना बोलते हैं कहाँ पर इसको, आपको बांग्लादेश में। लोहित इसकी सहायक नदी है, किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। ट्राई क्या है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरी कहानी हम जान गए। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है, तो दोस्तों बताए थे देवप्रयाग में। पंचप्रयाग के बारे में बताया था, आपको याद दिला दिए थे कि उसमें 2-3 आपको याद रहेगा आसानी से, जैसे देवप्रयाग हो गया, ये हमेशा प्रश्न पूछता है, आप बच्चे को याद भी रहता है। रुद्रप्रयाग के बारे में बताया था, रुद्र मतलब क्रोधित रूप, कैसे याद रखना है, मंद है मतलब मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, कर्ण किसको दमन किया, तो पिंडारियों का, तो पिंडारी नदी, मतलब कि अलकनंदा कॉमन है, सब में रहेगा अलकनंदा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी, और कौन मिलता है आपका, अलकनंदा। अब विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, क्या रखना है, धौली गंगा। बस आपको यही, इस तरह से आप आसानी से पंचप्रयाग याद रख सकते हैं। कौन सी नदी मुहाना बनाती है, मतलब मुहाना मतलब कि एस्चुरी निर्माण करती है। 2 तरह की नदियां होती है, एक डेल्टा निर्माण करने वाली, एक डेल्टा नहीं बनाने वाली। डेल्टा जो नहीं बनेगी क्या बनाती है दोस्तों, एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा कौन बनाएगी, तो जितनी भी नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती है वो सब बनाएगी दोस्तों डेल्टा। जो नहीं गिरती है बंगाली खाड़ी, मतलब कि अरब सागर में गिरती है, वो बनाती है एस्चुरी दोस्तों। हम बताए थे, ट्रिक बताए थे कि कैसे याद रखना है। तो हम बताए थे बचपन में आप पढ़ते होंगे एक कविता या प्रार्थना में, हिंद देश के निवासी, उसमें नदी का नाम आता है गंगा जमुना यमुना, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। इतनी नदियाँ सब बंगाली खाड़ी में गिरती है ये, और ये सब के सब दोस्तों क्या है, तो बनाती है डेल्टा। और जो आपके अरब सागर में गिरती है, जो पश्चिम की ओर बह रही है, अरब सागर कहाँ है, तो हमारे भारत के पश्चिम में है, तो उसके लिए एक शब्द बताए थे समानता। क्या बताया था आपको, समानता। समानता से याद रखिएगा। इसमें 4 नदियाँ, चारों के चारों डेल्टा नहीं बनाती है, सब पश्चिम की ओर बहती है। स से साबरमती हो गया, म से माई हो गया, न से नर्मदा हो गया, त से ताप्ती हो गया दोस्तों। ये सब डेल्टा निर्माण नहीं करती है। जिसमें से जो नदी आपको दिख रहा है वो आपका नहीं होगा, मतलब कि आंसर होगा। तो नर्मदा दिख रहा है, तो नर्मदा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे। सोन नदी का उद्गम कहाँ है, तो सोन नदी से अमरकंटक से निकलता है। ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण की ओर से, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों बहती है, मतलब मध्य प्रदेश से के जो अमरकंटक पहाड़ी वहाँ से निकलती है और गंगा में जाकर के दानापुर में जाकर के मिल जाती है। आगे बात करते हैं, कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेप की भू आकृति है, मतलब कौन नदियों द्वारा बनाएगा, मतलब नदी हो गया आपका हिमनद हो गया दोस्तों, उससे कुछ ना कुछ आकृति बनती है। इसमें से बताना है कौन आपका नदी द्वारा बनता है। तो जलोढ़ पंख देख रहे हैं दोस्तों, ये नदियों द्वारा बनता है। किस द्वारा बनता है, नदियों द्वारा दोस्तों बनता है जलोढ़ पंख। क्योंकि देखते हैं कि मिट्टी का नाम सुनोगे, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा लाए गए दोस्तों जो गाद अवसाद होते हैं उससे निर्माण होता है। तो जलोढ़ पंख किससे बनेगा दोस्तों, तो वो बनता है आपका नदी द्वारा। उसके अलावा याद रखिएगा जो भी आकार का होता है, यू आकार जो बनता है जो हिमनद से बनता है। यू आकार की घाटी बनती है और वी आकार की घाटी मतलब आकार बनता है दोस्तों। जो यू आकार का बनेगा दोस्तों वो बनता है हिमनद से, जो भी आकार का बनता है वो नदी द्वारा बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपका गॉर्ज हो गया, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, नदी वेदिका, ये सब दोस्तों क्या है, ये नदियों द्वारा बनाई गई दोस्तों आकृति है, ये भी ध्यान आपको रखना है। निम्न में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी दोस्तों आपको बहता है मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश का जो इलाका देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों आपको चंबल नदी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चंबल नदी पर कुछ कुछ आपको बांध भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपके महाराणा प्रताप सागर या राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया। तो ये सब बांध क्या है आपको चंबल नदी पर ही बनता है। चंबल नदी किसका सहायक है, तो ये दोस्तों आपके यमुना की है। चंबल बेतवा के इनके बारे में बताया था आपको। कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो ये आपका चिनाब है। पंचनद के बारे में बता दिए थे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज दोस्तों। तो इसमें से जो सबसे सब की सब क्या है, तो सिंधु की सहायक नदी। इसमें सबसे लंबी जो है दोस्तों चिनाब नदी है, सिंधु की सहायक नदी, ये भी ध्यान आपको देना है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न से किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये आपको बता दिया था सिंधु की, किसके, सिंधु की।
हिमालय से निकलने वाली 3 नदी तंत्र के बारे में बताते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोस्तों। ये 3 मुख्य नदियाँ हैं और बाकी इतनी नदियाँ दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जो कहीं ना कहीं से निकल कर तो इसमें क्या होती है, अपने पानी को समा देती है दोस्तों, मतलब पूरा पानी को गिरा देती है। आते हैं हम लोग आगे। आगे हमारा है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये लगभग 2900 किलोमीटर है। क्या लगभग 2900 किलोमीटर, लगभग है, पूरा नहीं बोल सकते हैं, लगभग दोस्तों आपका 2900 किलोमीटर है। जितना सिंधु की उतना आपका ये ब्रह्मपुत्र की है, दोनों याद रखिएगा। दोनों क्या है, तो दोनों दोस्तों भारत के बाहर से मतलब कि इसका उद्गम हो रहा है कहाँ से, तो मानसरोवर झील तिब्बत, जो कैलाश पर्वत का नाम सुने हैं वहीं पर तो मानसरोवर झील देखने के लिए मिलेगा, वहीं से दोस्तों ये निकलती है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। वहीं से एक नदियाँ और निकलती है सतलज दोस्तों, ये सब क्या है, तो भारत के बाहर से निकल रही है दोस्तों, फिर भारत में कहीं ना कहीं से प्रवेश करती है। आगे हमारा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या होती है, बारहमासी होती है, बिल्कुल बारहमासी होती है, मतलब ये सदाबहार नहीं होती हिमालय से जो निकल रही है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है दोस्तों वो क्या है, बारहमासी नहीं होती है। ये भी ध्यान आप देने वाली बात आपके लिए है। अगला है आपका क्या, तो आगे है आपका कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब कि कथन और जो तर्क दोस्तों दोनों क्या आपका सही है, और आर जो है दोस्तों ए का जो सही पुष्टि करता है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, मतलब कौन कौन से देश होकर गुजरती है दोस्तों वो देना, वो पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले चीन जो आपका है, तिब्बत वाला भाग दोस्तों वो ही उसी की बात कर रहा है, तो तिब्बत दोस्तों चीन का ही अधिकार है। भारत हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये 3 देशों से दोस्तों क्या करता है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। वहीं बात करेगा आपका बांग्ला ये सिंधु का, तो सिंधु दोस्तों आपका तिब्बत हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान से दोस्तों जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा सिर्फ हमारे भारत से ही जाती है दोस्तों, और कहीं से जाती नहीं है। आगे हम लोग आते हैं गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर बता दिए कि जो मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, जो है सोन नदी। कौन है, सोन नदी, जो आकर गंगा में दानापुर में दोस्तों आकर के अपना पानी को मिलाती है, कहाँ पर, गंगा नदी में दोस्तों। आगे आते हैं, अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है। देखिए आपको यही प्रश्न हमेशा बार बार इसलिए बोलते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं उनको पता रहता है, बाकी दोस्तों आपको पता नहीं रहता है। ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, तो पंच प्रयाग आपको दिमाग में रहना चाहिए। बाकी जो अलकनंदा भागीरथी जो नदी है कहाँ मिलती है, तो ये देव प्रयाग मिलती है। बाकी विष्णु प्रयाग किसको बोलते हैं, तो अलकनंदा तो रहेगा ही रहेगा, इसमें दोस्तों धौली गंगा आ जाएगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी रहेगा दोस्तों, अलकनंदा कॉमन है, सब में रहेगा, सभी पंच प्रयाग में रहेगा। रुद्र प्रयाग में बताए थे, रुद्र मतलब क्रोधित रूप, तो क्या करना है, मंद करना, मतलब मंदाकिनी नदी, ये भी ध्यान रखना है आपको। आते हैं आगे कि रंगीत नदी कहाँ बहती है। रंगीत नदी दोस्तों आपका सिक्किम में बहती है, कहाँ बहती है, सिक्किम में दोस्तों बहने वाली नदी है रंगीत, उसका नाम है। बाकी तीस्ता नदी भी दोस्तों सिक्किम में बहती है, भी याद रखिएगा, ये तीस्ता के सहायक नदी है रंगीत, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है, तो गोदावरी। कौन है, गोदावरी, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बेरीनाग झील है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो बेरीनाग झील पर दोस्तों आपका निकलता है चेनाब नदी को, निकलता है चेनाब, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है, तो भारत की कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है, मतलब कि एस्चुरी बनाती है। तो 4 नदी के बारे में बताते हैं। समानता में कौन सा आ रहा है, तो तापी आ रहा है, ताप्ती इसको बोलते हैं। ये क्या बनाता है दोस्तों, ये सब ज्वारनदमुख मतलब कि डेल्टा निर्माण नहीं करता। बाकी कावेरी, गोदावरी और महानदी दोस्तों डेल्टा बनाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यही सुनाए थे कविता, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सबके सब डेल्टा बनाती है, सभी ब्रह्मपुत्र आपका बंगाली खाड़ी में दोस्तों गिरती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन है, ताप्ती। ये शब्द जरूर याद रखिएगा, समानता जो शब्द आ रहा है दोस्तों, ये आपका सब का सब अरब सागर में गिरता है, और ये डेल्टा का निर्माण दोस्तों नहीं करता, एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है, एस्चुरी। साबरमती, म से माही, न से ये हो गया नर्मदा, अतः से ताप्ती। माही के बारे में याद रखिएगा, माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, क्या करती है, 2 बार काटने का काम करती है। आगे आते हैं, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पर दिया है नदी का नाम और दिया है सहायक नदी का नाम। तो कावेरी नदी का नाम दोस्तों हेमवती आपका है, ये हेमवती हो गया, अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी दोस्तों अभी मूसी की नहीं है, किसकी है, तो ये कृष्ण नदी की है। किसकी है, कृष्ण नदी की, याद रखिएगा। महानदी का मांड है और कृष्णा का दोस्तों आपका मालपरावा। महानदी का दोस्तों आप तेल जोक ओ की बताए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तेल नदी महानदी की सहायक नदी जो उड़ीसा में दोस्तों बहती है। गोदावरी का दोस्तों ये मूसी नहीं है, मूसी नदी गोदावरी का नहीं है, किसका है, तो ये आपकी कृष्णा नदी का सहायक नदी है। बाकी यहाँ पर दिया है, इसको भी देख लीजिएगा आपकी नज़र। आते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। भारत में कौन सी नदी नहीं मतलब निकलती है, तो चिनाब, महानदी, रावी, इसका उद्गम है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र का नहीं है। 3 नदी याद रखिएगा, सिंधु,
ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों का उद्गम दोस्तों भारत से बाहर है और एक ही जगह से, कहाँ से, मानसरोवर, ये भी ध्यान रखना है। मानसरोवर झील जो है आपका तिब्बत में, वहाँ से। कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से? तो अमरकंटक से कौन नदी निकल रही है? तो नर्मदा और आपका सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा चली जाती है पश्चिम की ओर और आपका सोन चली जाती है उत्तर की ओर, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन गिरती है? तो नर्मदा नदी। बाकी आपको बता दिए थे, ये बताए थे कविता कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। तो ये महानदी उड़ीसा में बता है, बंगाली खाड़ी में गिरता है, गोदावरी भी गिरता है आपका बंगाली खाड़ी में, कावेरी भी गिरता है आपका बंगाली खाड़ी में, और सबके सब डेल्टा बनाता है। लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती है, कौन? नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। किस नदी के खाड़े, पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? तो हम महाखड्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाखड्ड बोलते हैं। किसका? तो किसी भी नदी का जो पार्श्व गहरी, संकीर्ण मतलब छोटी जो घाटी होती है, कम चौड़ी, संकीर्ण मतलब कि कम चौड़ी जो घाटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों महाखड्ड बोलते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब बता रहा है कि कौन हिमानी का नाम दिया है और उसकी स्थिति सुमेलित नहीं है, मतलब कि गंगोत्री उत्तराखंड में है, बिल्कुल उत्तराखंड में है। ये जेमू दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जेमू दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपका नहीं है। बाकी चेमुयुंगडुंग जो यहीं से निकलता है आपका, कौन? सिंधु नदी निकलता है। ये जो सियाचिन है, काराकोरम जो लद्दाख में, ये जो जेमू दोस्तों कहाँ है आपका? तो ये सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में दोस्तों हिमनद आपका, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आते हैं आगे हम लोग। आगे है कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? मतलब कि सिंपल पूछ रहा आपसे कि भारत में जो सबसे बड़ी अधिक मतलब बड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों गंगा है। कौन है? गंगा है भारत में। ऐसे देखा जाए तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र भी क्या है, भारत से भी, गंगा से भी लंबी है, लेकिन दोस्तों ये भारत में नहीं है। ये आपका तिब्बत, भारत और आपका बांग्लादेश में दोस्तों 3 देशों को गुजरती है, तो इसकी लंबाई दोस्तों गंगा से थोड़ा कम हो जाती है, भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। ये क्या करना है, यहाँ पर कुछ दिया है उद्गम, मतलब कि नदी का उद्गम क्षेत्र दिया है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पर दिया सिंधु, सतलज, शारदा और तीस्ता। तो तीस्ता दोस्तों आपका कंचनजंगा, ये आपका मिला हुआ सही है। बाकी शारदा जो मिलन हिमनद है दोस्तों, ये भी आपका सही है। सिंधु नदी जो है आपका, एक मिनट नहीं, ये आपका सतलज होगा मिलन हिमनद, शारदा हो जाएगा राकस झील, और सिंधु हो जाएगा आपका बोकुरचू हिमनद। दोस्तों इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। आते हैं हम लोग आगे। कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुडुप्पा नहर निकाली गई है? तो तुंगभद्रा। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं से दोस्तों तुंगभद्रा नदी नहर है दोस्तों निकाली। तुंगभद्रा नदी से दोस्तों ये नहर आपका निकाली गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली, अभी हम प्रश्न देखे थे उत्तर की ओर बहने वाली, ये आपका सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी पर निकलती है। 2 नदी निकलती है, एक नर्मदा जो चली जाती है पश्चिम की ओर, और आपका सोन जाती है उत्तर की ओर, दोस्तों याद रखिएगा। आते हैं हम लोग आगे है कि नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? कौन कौन है? तो 3 नदियों के बारे में बता दिए थे कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये इनका निकट है कहाँ? मानसरोवर झील, तिब्बत वाला इलाका। नदी जो दक्षिण का गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा दोस्तों किसे कहते हैं हम लोग? तो गोदावरी को कहते हैं। यहीं पर आकर शब्द दे देगा कि दक्षिण भारतीय गंगा, तो दोस्तों आपका कावेरी हो जाएगा, मतलब आंसर आपका चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होता है, वह है पूर्व से पश्चिम दोस्तों प्रवाहित नहीं होती है। अब इस शब्द बताया था पश्चिम की ओर बहने वाली समानता, तो माही था, ताप्ती था, नर्मदा था। चंबल दोस्तों आपका नहीं बताया पूर्व से पश्चिम की ओर, ये दोस्तों बता है पूर्व की ओर बता है, और जाके अपना पूरा पानी किस में गिराता है? तो आपका गिराता है यमुना की। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। आते हैं कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से कौन निकल रही है? तो अमरकंटक से बता दिए नर्मदा। 2 नदी निकलती है, एक जाती है पश्चिम की ओर नर्मदा, और उत्तर की जाती है कौन आपका? तो सोन नदी जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में बता रहे थे। तो गांधी सागर बांध जो आपका कहाँ है दोस्तों? चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पे। कभी कभी राज्य पूछ देगा, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ये गांधी सागर बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, म से महात्मा गांधी हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, इस तरह से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं। बाकी 2 नदी और है, 2 आपका परियोजना और है चंबल नदी पर, जवाहर सागर और आपका महाराणा प्रताप सागर बांध, ये भी याद रखना है। अब आते हैं आगे हम लोग। आगे हमारा है आपका कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों आपका हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है। इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर, लगभग आप बोल सकते हैं 26 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
तिलैया बांध कहाँ है? तिलैया बांध दोस्तों आपको बराकर नदी पर है। कहाँ? बराकर नदी पर झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में दोस्तों तिलैया बांध आपको देखने के लिए मिलता है। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों किस नदी पर? तो सतलज नदी पर है। कहाँ ये? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ये भी ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा नांगल किस राज्य में है, किस नदी पर है। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात दोस्तों जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों, ये आपका शरावती नदी पर है। किस पर है? तो शरावती नदी पर दोस्तों, याद रखना है आपको। शिव समुद्रम जलप्रपात का नाम सुने होंगे, ये दोस्तों आपका कावेरी नदी पर है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों। टिहरी बांध नदियों का संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो दोस्तों आपका श्री भागीरथी में टिक कीजिएगा, भागीरथी और विलंगना दोस्तों दोनों नदियों के संगम पर दोस्तों क्या है आपका ये टिहरी बांध है। ये भी ध्यान रखना, जो उत्तराखंड में है। टिहरी गढ़वाल का नाम सुने होंगे, जहाँ पर आपका चिपको आंदोलन चला था, ये भी ध्यान दीजिएगा, सुंदर बहुगुणा के नेतृत्व में दोस्तों। आते हैं हम लोग आगे। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी। कहाँ पर? उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। लगभग 26 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। निर्माण कब हुआ था? तो 1957 में दोस्तों ये भी निर्माण हुआ था। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं है लेकिन दिमाग में डाले रहिएगा। पोंग बांध भारत के किस राज्य में है? तो पोंग बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? पोंग बांध आपका हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। थीन बांध याद रखिएगा, जो रावी नदी पर है दोस्तों, जो आपका पंजाब में देखने के लिए मिलता है। महाराणा प्रताप सागर के बारे में बात हम लोग कर लिए कि रामाकुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामाकुंडम बांध दोस्तों आपका गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर, तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश का ही दोस्तों हिस्सा था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हम लोग बात कर लिए थे महानदी पर है। यह हमेशा आपसे प्रश्न पूछता है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, किस नदी पर है। बाकी आपका किस नदी पर? आपका नागार्जुन परियोजना। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में गुजरात में पता है। गोदावरी है दोस्तों पोचमपात परियोजना, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है कि नीमो बाजगो नामक बांध किस नदी पर है? तो नीमो बाजगो बांध जो नामक बांध है दोस्तों, ये आपका सिंधु नदी पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी पर, जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा, जो लद्दाख वाला एरिया दोस्तों वहाँ पर। आते हैं हम लोग आगे। आगे है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध? हम लोग देख चुके हैं, उड़ीसा में है। 1957 में निर्माण हुआ था, लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध जिस नदी पर है निर्मित है, तो देखिए बार बार पूछ रहा है आपसे, हीराकुंड नदी, ये भी हम लोग देख चुके हैं महानदी पर। आगे है कि निम्नलिखित में से उचित मिलान करें, मतलब कि मिलाना है हमको। तो टिहरी किस राज्य में है? सरदार सरोवर किस राज्य में? तुंगभद्रा किस नदी में? हीराकुंड बांध किस नदी में? तो हीराकुंड आपका उत्तर प्रदेश मतलब सही है, चौथा का डी होगा। तुंगभद्रा कहाँ है? तो कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला इलाका देख रहे हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात ठीक है, और टिहरी बांध दोस्तों आपका उत्तराखंड, मतलब कि एक का एक मतलब लाइन से ही सजा हुआ है। 1 2 3 4 जहाँ आपको दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग कि गांधी सागर के बारे में बता दिए थे। मध्य प्रदेश में आपका चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर गांधी सागर। आते हैं हम लोग आगे। अरुणाचल प्रदेश में जो फुनडुक्ट नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, वो दोस्तों परियोजना का मतलब जल विद्युत परियोजना बनाई गई, उसका नाम पूछ रहा है आपसे, दीक्षित। क्या है? दीक्षित परियोजना दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कि बिहार उत्तर प्रदेश में राज्यों में सम्मिलित परियोजना का नाम क्या है? आगे देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पूछ रहा है कि सम्मिलित परियोजना किसका नाम क्या है? तो गंडक परियोजना। कौन दोस्तों? गंडक परियोजना, ये भी याद रखिएगा, जो 1961 में बना था, याद रखना है आपको। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? विश्व का सबसे लंबा बांध दोस्तों आपका हीराकुंड बांध ही है, याद रखना है आपको। ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। आते हैं हम लोग आगे। नागा अर्जुन सागर बांध के बारे में बता दिए थे कि ये कृष्णा नदी पर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। आते हैं आगे हम लोग, बस थोड़ा सा और है कि एक ही क्लास में दोस्तों पूरा नहीं पढ़ाएंगे आपको। नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात की हम लोग, कृष्णा नदी पर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा जो पढ़ाएंगे उसको थोड़ा गौर कीजिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। गुजरात वाला जो इलाका देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का इलाका में दोस्तों आपको ये सरदार सरोवर बांध दोस्तों देखने के लिए मिलता है। रंगा नदी, जो रंगा नदी है दोस्तों बता दिए थे कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर ये? अरुणाचल प्रदेश में है। अब थोड़ा बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में, वर्षा के बारे में। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसीराम दोस्तों बता रहे थे, गारो खापी जयंतिया, जो मेघालय की पहाड़ी है। उसकी आकृति क्या है दोस्तों? कीप की तरह है। कीप की तरह मतलब कि जैसे आप कीप देखे होंगे बचपन में, जिसके माध्यम से क्या भरते थे हम लोग? तेल भरते थे। इस तरह का बना रहता था कीप दोस्तों, जिसमें तेल भरा जाता था बोतल में या कुछ डिब्बा वगैरह में। तो इस तरह की क्या है दोस्तों उसकी आकृति है। किसकी? तो गारो खापी जयंतिया की। तो मानसून आकर दोस्तों इसमें फंस जाता है। फंसने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा बारिश करता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भारत का मेघालय वाला राज्य है दोस्तों, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है दोस्तों। वो पूरे विश्व की बात कर रहा है। किस स्थान पर भारत की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है दोस्तों? मानसीराम। कहाँ पर? मानसीराम मेघालय का जो एक प्रांत है दोस्तों, क्षेत्र है वो।
आते हैं हम लोग आगे। आगे हमारा कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं ये दोस्तों भूमध्य सागर से। शीतकालीन समय में उत्तर पश्चिम भारत मतलब कि ये जो देख रहे हैं आप भारत वाला इलाका ये वाला यहाँ पर, तो उत्तर मतलब शीतकालीन वर्षा दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा दो जगह। एक लौटता मानसून के कारण आपको दक्षिण भारत मतलब कि तमिलनाडु में दिखता है। तमिलनाडु में दोस्तों जो हमारा मानसून का प्रवेश होता है उस समय बारिश नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर बिट्टू छाया का समय होता है। तो शीतकालीन वर्षा आपको उत्तर पश्चिम में देखने के लिए मिलेगा, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ से होता है, जो भूमध्य सागर से पानी उठाता है आर्द्रता। और दोस्तों जो आपका पश्चिम वाला भाग है आपका पश्चिम उत्तर भारत, राजस्थान का इलाका हो गया, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का इलाका दोस्तों, वहाँ पर बारिश करता है ठंड के समय में। और आपका ठंड के समय में लौटता मानसून जिसको हम लोग उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व मानसून। जो मानसून प्रवेश करता है दोस्तों इधर से प्रवेश करता है, जो आपका दक्षिण पश्चिम है इधर से प्रवेश किया, जो लौटता है दोस्तों तो इधर से लौटता है, इसको हम लोग उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लौटता मानसून बोलेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ करता है? तो तमिलनाडु में करता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। शीतकालीन समय में दोस्तों आपको उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है। आते हैं कि भारत की जलवायु है, तो भारत जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय दोस्तों मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारत की जलवायु है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं? तो जो आम्र वर्षा होता है मैंगो सावर कहते हैं दोस्तों, याद रखिए। काल बैसाखी जो कहते हैं, जो आपका असम और पश्चिम बंगाल में होता है उसको कहते हैं चाय वर्षा भी दोस्तों, हम लोग वहीं पर होता है, असम वाला इलाका उसी को बोलते हैं। मावट होता है दोस्तों कहाँ पर आपका? ये राजस्थान में होता है। और जो नॉर्वेस्टर होता है दोस्तों ये पूरी भारत पश्चिम बंगाल में दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और साथ साथ केरल में दोस्तों एक कॉफी वर्षा होता है जिसको हम लोग चेरी ब्लॉसम के नाम से चेरी ब्लॉसम बोलेगा, जिसको कॉफी वर्षा कहते हैं। ये भी केरल के आसपास दोस्तों इलाका में होता है। ये कम से कम इसको याद रखिएगा, कम से कम ये या में पूछता है आपसे। भारत में जो लौटता मानसून की ऋतु अवधि है, लौटता मानसून कब लौटता है? तो ये दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर में लौटता है। प्रवेश कब करता है मानसून? तो जून में दोस्तों, जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। कहाँ पर से? तो केरल में दोस्तों। केरल में सबसे ज़्यादा बारिश करता है क्योंकि पश्चिमी घाट दोस्तों केरल में ही पड़ता है। जो पश्चिमी घाट देखते हैं पहाड़ी आपका, तो वो केरल में ही फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बारिश दोस्तों पश्चिमी घाट से मतलब मानसून का प्रवेश होता है, तो केरल में बारिश भारी बारिश का कराता है। उस समय दोस्तों आपका तमिलनाडु में बिल्कुल बारिश नहीं होता है, उसको कहते हैं बिट्टू छाया। क्या बोलते हैं? बिट्टू छाया। मान लीजिए कि ये पर्वत है, क्या है आपका? पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ में दोस्तों क्या हो रहा है? इस तरह बारिश हो रहा है, इस तरह बारिश नहीं हो रहा है। एक तरफ बारिश हो रहा है यहाँ पर, एक तरफ बारिश नहीं हो रहा है। तो ये जो दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रहा है ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं हम लोग बिट्टी छाया। याद रखिएगा, ये पूछता है बिट्टी छाया क्या है, तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। आगे हमारा कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती दोस्तों पता है ग्रीष्म ऋतु में होती है, और उस समय पानी ज़्यादा हो वो उस समय होता है। तो उष्णकटिबंधीय दोस्तों जो होता है जलवायु उस समय दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है ये चावल की खेती दोस्तों। सही कथन पहचानना है आपको। सही कथन क्या है? तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। क्षणिक मतलब दोस्तों मौसम क्या होता है? मौसम पल पल में दोस्तों बदलता है। तो बिल्कुल जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशा होते हैं। जो जलवायु होता है दोस्तों ये लंबे समय की एक मौसमी दशा होती है, मतलब उसका एक औसत होता है। मतलब मौसम का दोस्तों एक क्या होता है, लंबे समय में किसी भी क्षेत्र में उसका जो मौसम का औसत दशा होता है उसी को जलवायु बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये दोनों क्या आपका ऑप्शन सही है। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? तो रबर की खेती के लिए दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु, मतलब जो भूमध्य सागर क्षेत्र में जो होता है आपका जलवायु दोस्तों ऐसा चाहिए। इसी के माध्यम से क्या होता है, रबर की खेती दोस्तों उपयुक्त होती है। आगे बात करते हैं, क्योंकि रबड़ की खेती के लिए क्या होता चाहिए दोस्तों, रबड़ की यहाँ पर देख लीजिए कि रबड़ के वृक्ष में चीरा लगाने पर एक दूधिया रस निकलता है जिसको हम लैक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टस। इस लैक्टस से जो रबड़ प्राप्त किया जाता है या भूमध्य सागर में तो आपको बेहतर तरीके से मिलता है वृक्षों में। ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका में उससे मिलता है। सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है दोस्तों? थाईलैंड में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे की भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अल नीनो साउथ ओसिलेशन दोस्तों। अल नीनो ला नीनो के बारे में सुने होंगे दोस्तों। तो अल नीनो को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, उसी का संक्षिप्त रूप है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अल नीनो जो प्रशांत महासागर के पेरू के निकट, पेरू मतलब कहाँ पर पड़ता है आपका, तो आपका जो ये आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका दोस्तों, वहीं पर आपको पेरू देखने के लिए, पेरू देश मिलेगा देखने के लिए। तो समुद्र तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहते हैं। मतलब जो अल नीनो दोस्तों क्या है कि गर्म हवा है। क्या है? ये हवा है, याद रखिएगा, गर्म हवा कहते हैं। अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर की सतह का तापमान दोस्तों बढ़ता, इस वजह से समुद्री हवाएं का रुख दोस्तों बदल जाता है, और इसका असर यह होता है कि अधिक बारिश वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। इसके विपरीत जिन इलाकों में प्रायः कम बारिश होता है वहाँ पर उससे भारी बारिश
देखने के लिए मिलती है। मतलब अल नीनो का जो प्रभाव देखिए तो भारत में नकारात्मक पड़ता है। क्या पड़ता है? नकारात्मक पड़ता है। और लाल नीनो जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? सकारात्मक होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। वो जो लाल नीनो होता है तो वो ठंडा होता है, इससे हवा क्या ठंडी हवा होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। किस कारण से होती है बता दिए थे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपका जो पश्चिम उत्तर भारत मतलब ये इलाका है, कहाँ से पानी ला रही है दोस्तों? तो भूमध्य सागर से पानी ये उठा रही है। आर्द्रता उठा रही है कहाँ से? तो आपका भूमध्य सागर से। आगे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं काल बैसाखी, जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। चेरी ब्लॉसम बता दिए, कॉफी वर्षा जो केरल इलाके में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है, मिट गया क्या? नहीं है। पूछा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से पड़ती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण पड़ती है। एक तरफ बारिश हो रहा है, एक तरफ बारिश नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्या? पश्चिमी वृष्टि छाया। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया। तो जो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा हो रही है किसके कारण हो रही है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होगा? आपका वृष्टि छाया पड़ेगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों महासागरीय धाराएं जो होती है, धाराएं दो तरह की होती है, एक गर्म धारा और जल धारा, और एक ठंडी धारा दोस्तों। तो ये गर्म जो आपकी महासागरीय धारा होती है वो क्या करती है दोस्तों? प्रतिकूल प्रभाव डालती है किस पर? जलवायु पर दोस्तों। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, बता दिए लौटता मानसून। लौटता मानसून क्या बोलते हैं? मतलब उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। जब मानसून का प्रवेश होता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, लेकिन जब मानसून लौटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपका उत्तर पूर्व मानसून। ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, याद रखिएगा। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है, कौन से कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो अक्षांश से दूरी क्या है वो प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी प्रभावित करता है, पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है दोस्तों वो प्रभावित करता है। लेकिन पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है, परिभ्रमण गति मतलब कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है वो दोस्तों क्या करता है? वो मायने नहीं रखता। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में। तो रेगुर मिट्टी के बारे में जानते हो किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। ये किसके लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों उपयुक्त है आपका किसके लिए? तो ये दोस्तों कपास की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त है, याद रखिएगा। जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से, बेसाल्ट जो चट्टान होता है उससे दोस्तों निर्माण हुआ। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ज़्यादातर आपको ये गुजरात और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। इसी को हम लोग कपासी मिट्टी कहते हैं और फोदा जोताई की मिट्टी दोस्तों कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काजू के उत्पादन के लिए दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ये दोस्तों जहाँ पर तटीय इलाका देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा आपका, जैसे तमिलनाडु इलाका हो गया, केरल कर्नाटक वाला इलाका हो गया, वहाँ पर दोस्तों आपको ये लेटेराइट मिट्टी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान, तो वहाँ पर दोस्तों जलोढ़ मैदान मतलब जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलता है। जलोढ़ मिट्टी मतलब कि जो जल द्वारा बह करके आई हुई मिट्टी होती है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है दोस्तों। दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर होती है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों। ये दोनों याद रखना है आपको। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? जलभर, जिसको हम जल भृति दोस्तों कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है हमारा कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो जो लोएस्ट मृदा होती है, एक लोएस्ट मृदा होती है दोस्तों, क्या होती है? रेगिस्तान के इलाकों में दोस्तों आपका निर्माण होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तभी बात किए थे हम लोग किसको? तो जो आपका काली मिट्टी है दोस्तों इसको कपासी मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। बाकी अन्य नाम क्या है इसका? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सुमिलित नहीं है? मिला आपको बताना है कौन मिला हुआ नहीं है। तो दलदली मिट्टी कक्षकरण में, दलदली मतलब जहाँ पर क्या दोस्तों, जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो कक्षकरण है दोस्तों, कक्षी खाड़ी, वहाँ पर आपको दलदली मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। नमकीन मिट्टी दोस्तों मरुभूमि मतलब मरुस्थल के क्षेत्र में आपको नमकीन मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। लेटराइट मिट्टी बता दिए जहाँ पर तटीय इलाका है। और ये पीट मिट्टी है दोस्तों, ये पीट मिट्टी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए दोस्तों नहीं मिलता। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी दोस्तों गलती है, बाकी आपका सही है, ये याद रखिएगा। ये पीट मिट्टी वहीं मिलता है जहाँ ज़्यादा बारिश हो, जैसे आपका मेघालय हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, वहाँ पर जैसे आपका केरल का इलाका हो गया, वहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में उतना बारिश नहीं होता है जहाँ पर आपको पीट मिट्टी देखने के लिए मिले। काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात महाराष्ट्र का इलाका में दोस्तों, याद रखिएगा, आपको इधर नहीं है। आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन मिला हुआ नहीं है? तो पीट मृदा बता दें गुजरात। गुजरात दोस्तों मिला हुआ नहीं है, बल्कि ये बता दिए कि जहाँ पर ज़्यादा भारी मात्रा में वर्षा होता है वहीं पर आपको ये पीट मृदा देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा।
और ये काली मिट्टी अगर महाराष्ट्र ठीक है, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु तटीय इलाका बता दिए थे। जलोढ़ मिट्टी आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये गंगा के मैदान से दोस्तों बना हुआ मैदान है। रेगुड़ मृदा किसे कहते हैं दोस्तों हम लोग? काली मिट्टी को कहते हैं। ज़्यादा आपसे बाहर से प्रश्न नहीं पूछेगा, जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों उसी में से पूछेगा, बस थोड़ा एग्जाम में पैनिक मत होइएगा। भारतीय, अब वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ बारिश की व्यवस्था ज़्यादा मात्रा में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो कहाँ पर होती है? तो ये आपका पूर्वोत्तर भारत में होगा, अंडमान निकोबार इलाका में होता है दोस्तों, ये सब इलाका में याद रखिएगा। पश्चिमी घाट है, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ असम दिया है दोस्तों, तुम्हारा असम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो ये देख रहे हैं राज्य, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने के लिए दोस्तों मिलता है। फिर आते हैं हम लोग आगे हमारा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैले हुए वन है, कौन है दोस्तों? बता दिए थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ज़्यादा इलाका में पश्चिम आपका पूर्वोत्तर भारत हो गया, पश्चिमी घाट का कुछ इलाका हो गया, और अंडमान निकोबार दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैंग्रोव वन दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ देखने के लिए मिलता है। पर्वतीय वन है, जो पर्वतीय इलाका जो जम्मू कश्मीर हो गया आपका, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सुंदरी ब्रिज डैश में पाया जाता है। सुंदरी ब्रिज कहाँ मिलेंगे दोस्तों? तो ये मैंग्रोव वन, कहाँ पर? मैंग्रोव वन, जो यहाँ पर डेल्टा बना रहा है। ये सुंदरी ब्रिज तो होने के कारण दोस्तों ये जो आपका डेल्टा है उसका नाम पड़ गया क्या? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से दोस्तों उसका निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग आगे कि निम्न में से मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। कौन कौन यहाँ पर मैंग्रोव स्थल उसके बारे में बताना है कि भितरकनिका, इच्छावरम और कुंडापुरम, ये मैंग्रोव वन दिया है, मतलब मैंग्रोव स्थल है दोस्तों। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? ये इसमें से कौन पूर्वी तट पर है दोस्तों? तो ये जो आपका भितरकनिका है दोस्तों आपका उड़ीसा में, तो ये आपका पूर्वी तट पर है बिल्कुल। पिच्चावरम दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश का इलाका जो देख रहे हैं, तमिलनाडु का इलाका, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका है कुंडापुरम दोस्तों, ये आपका यहाँ नहीं है, ये आपका केरल कर्नाटक वाला जो इलाका है वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये 1 और 2 देख रहे हैं दोस्तों आपका ये सही है क्या? 1 और 2 आपका सही है, मतलब कि ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही है। बाकी जो आप बताएं कुंडापुरम जो कर्नाटक वाला इलाका देख रहे हैं पश्चिमी घाट का दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे है कि निम्न में से भारत के में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन बता दिए कि असम, पूर्वोत्तर भारत का कोई राज्य देगा वहाँ पर, अच्छा ज़्यादातर आपको असम ही देगा, असम में ही, असम मेघालय हो गया। पश्चिमी घाट का केरल वाला इलाका देखिएगा, और अंडमान निकोबार दोस्तों, वहाँ पर आपको ये सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश यहाँ पर होता है दोस्तों। सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव वन, कौन है? मैंग्रोव वन में पाए जाएंगे सुंदरवन। सुंदरी ब्रिज के कारण इसका नाम पड़ा गया है। कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो कहाँ पर दोस्तों? तो गोवा में। कहाँ है यहाँ पर? गोवा में एक आपका संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र दोस्तों गोवा में देखने के लिए आपको मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कृषि पशुपालन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं। शीत ऋतु में किसको उगाते हैं? तो रबी फसल को। गेहूँ हो गया आपका, जितनी भी ठंड में जो भी आप साग सब्जी खाते हैं दोस्तों, वो सब क्या है दोस्तों? वो रबी फसल है, वो ठंड में आपका उगता है। बाकी गर्मी में जो उगता है दोस्तों वो आपका गर्मा फसल हो गया, जिसको जायद फसल बोलते हैं। और खरीफ फसल दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें धान हो गया, मतलब धावल चावल हो गया, बाजरा मूंगफली दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, जो आपका जून जुलाई में बोया था, अक्टूबर नवंबर में दोस्तों काटा जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? तो कौन सी फसल? ज्वार बाजरा दोस्तों, इसको पशु के चारे के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे है दोस्तों हमारा कि रबड़ डैश की फसल है। तो रबड़ के बारे में बता दिया अभी, कौन है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन है दोस्तों? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोस्तों आपकी रबड़ की खेती होती है, याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, हमेशा ये एग्जाम में आपसे सवाल करता है। झारखंड में जो झूम खेती है, बता दिए थे झूम खेती दोस्तों कैसे होते हैं। तो जो आदिवासी समाज के लोग थे वो जंगल में जो निवास करते थे, वो अपने जंगल में कुछ इलाकों को साफ करके वहाँ पर खेती करते थे। जब वहाँ की भूमि दोस्तों अनउर्वर होती थी तो वो दूसरी जगह पर जाकर दोस्तों खेती करते थे। इसी प्रक्रिया को झूम खेती करते थे दोस्तों। इसी झूम खेती को दोस्तों हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों पर जाना जाता है, और विश्व में भी दोस्तों झूम खेती को हम लोग अलग अलग नामों पर जानते हैं। तो ये झारखंड में झूम खेती को हम लोग बोलते हैं क्या? तो कुरवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुरवा बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। झारखंड में झूम खेती को क्या बोलते हैं? कुरवा। वही कुमारी बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट में। फिर बात करते हैं इसमें से रबी फसल कौन नहीं है। रबी फसल कौन नहीं है? तो जो देख रहे हैं गेहूं आपका रबी फसल है, सरसों आपका रबी फसल है, चना दोस्तों क्या आपका रबी फसल है। चना किस तरह से? चना आपको ठंडा में खाने के लिए मिलता है। और ज्वार जो होता है आपका खरीफ फसल है। कौन है? ज्वार आपका, ज्वार बाजरा आपका खरीफ फसल है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा ठंडा में कौन कौन सी फसल आप खा रहे हैं, कौन कौन सब्जी, कौन कौन सा मतलब कि साग सब्जी खा रहे हैं, इस तरह से पकड़ सकते हैं आप, ठंडा गर्मी बरसात इस तरह से करके। आगे हम लोग आते हैं किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने
के पीछे मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ये सुविकसित सिंचाई प्रणाली, मतलब कि हमारे भारत में दोस्तों जो सिंचाई प्रणाली है ये दोस्तों क्या हो गई है, बहुत अच्छी हो गई। इसलिए किसान क्या कर रहे हैं दोस्तों कि वो एक साल में 3 फसल दोस्तों उगा लेते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। अमन फसल संबंधित है, मतलब अमन फसल दोस्तों क्या है, तो धान की किस्म है। क्या है? धान की किस्म है। जैसे आपका अमन हो गया, सोनम का नाम सुने होंगे, मंसूरी नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, तो दोस्तों आपका फसल का नाम है, चावल के, ये धान के फसल का। मुर्रा नस्ल है दोस्तों किसका, तो मुर्रा दोस्तों भैंस का नस्ल है। मुर्रा, साहिवाल, ये सभी ध्यान दीजिएगा किसका है, तो ये भी आपसे कोई कोई प्रश्न में आ जाता है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो कौन सी है दोस्तों, तो हमारे देश में तो विद्या, किसका, तो गेहूं का। जैसे गेहूं का, जैसे अभी चावल कहता है ना अमन, मंसूरी, सोनम, दोस्तों उसी तरह से ये गेहूं का क्या है दोस्तों, नाम है विद्या, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछेगा भी कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, तो चावल गेहूं पर दोस्तों पड़ा था। आगे आपसे कि यहाँ पर मिलाना है, कौन झूम खेती दिया है, देखिए अलग अलग, वही स्थानांतरित कृषि को झूम खेती करते हैं, अलग अलग राज्य दिया है, यहाँ पर कौन नहीं मिला हुआ है। तो दीपा आपका दोस्तों ठीक है छत्तीसगढ़ में, पामलू आपका मणिपुर ठीक है, झूम खेती हम असम में बोलते हैं भी ठीक है। बेबर दोस्तों बिहार में नहीं, बिहार में आपको बेबर नहीं बोलते हैं दोस्तों। बेबर आपका दोस्तों मध्य प्रदेश के जो लोग होते हैं वहाँ पर ये बेबर खेती करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो करते हैं दोस्तों। आगे है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना दोस्तों आपका होता है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद होता है महाराष्ट्र में। अभी वर्तमान में दोस्तों यही स्थिति है, याद रखिएगा। वर्तमान में भी अभी स्थिति दोस्तों यही है कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा कौन है आपका, महाराष्ट्र है। इसमें कोई बदलाव दोस्तों नहीं देखने के लिए मिला है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, बिल्कुल, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। तो दोस्तों ये आपका जो देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये आपका सही है दोनों, मतलब ये कपासी मिट्टी जो है आपका दक्कन का जो पठार, मतलब दक्कन का जो पठार देख रहे हैं वो जितने भी राज्य में फैला हुआ दोस्तों वहाँ पर क्या है, काली मिट्टी देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों और ब दोस्तों सही है, लेकिन जो ब और आ का कारण जो है सही नहीं है दोस्तों। ये आपका जो दिया है ब जो है, आ का कारण दोस्तों क्या है, ये सही नहीं, इसको मान सकते हम लोग। भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक है? सबसे अधिक बोलेगा गन्ने का उत्पादन दोस्तों, तभी हम लोग बात किए थे, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने के लिए आपको गन्ने का मिलता है। तो इस तरफ दोस्तों हम आज यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी ज़्यादा हो गया है। लंबा वीडियो होगा तो आप भी नहीं देखिएगा, तो अभी हम इतना तक किए हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगले क्लास में आपका समाप्त कर दें, लेकिन देखेंगे ज़्यादा अगर होगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बाकी है, धीरे धीरे उसको कंप्लीट हमें करना है, ताकि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिले। हम बताएं कि वीडियो देखने के बाद दोस्तों जो PDF भेजते हैं उसको जरूर पढ़िएगा। आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि आप दिन भर मतलब पढ़ते रहिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद कम से कम जो PDF भेज रहे हैं उसको पढ़िएगा, ताकि आपको समझ विकसित हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ये सब प्रश्न हम बना सकते हैं। क्योंकि उससे बाहर दोस्तों प्रश्न आपके जाने वाले नहीं हैं। अगर प्रश्न जाएंगे दोस्तों तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सभी के लिए होंगे। ऐसा होगा दोस्तों तो कटा भी आपका दोस्तों नीचे जाएगा। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आए हो तो हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बाकी जो भी आपके मित्रगण होंगे उसको भी दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों क्लास का लाभ हो सके। बाकी जैसे हमारा चल रहा है क्लास दोस्तों, क्यूज चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं दोस्तों वो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि उससे भी दोस्तों आपको लाभ हो। बाकी हम आपका जो मॉक टेस्ट दोस्तों उसको भी हम चालू करने का सोच रहे हैं, लेकिन रेगुलर चालू नहीं करेंगे, लेकिन सप्ताह में 1-2 जरूर लेंगे दोस्तों। उसका हम टाइम और डेट बताएंगे कैसे चलना है। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।